मैम प्रणाम। मैम आपकी आवाज नहीं प्रणाम। आ रही। खुश रहिए बेटा। एक्चुअली मेरा स्पीकर ऑफ था, मैं तो उसमें अपना नाम लगा रही थी इसीलिए। अच्छा अच्छा। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। और भी बच्चे जुड़ चुके हैं हमें लगता है। जी मैम। साथ में डॉक्टर कावेरी त्रिपाठी जी हैं, नेहरू ग्राम भारती यूनिवर्सिटी प्रयागराज से। और वो आप लोगों को गायन के बारे में बताने वाली हैं। मेरी समझ में सभी स्टूडेंट्स गायन के ही हैं। जी मैम। जी मैम। हाँ, तो जी ये मैम। आप लोगों के लिए ये काफी एनकरेजिंग होगा और अच्छा होगा सेशन। थैंक यू मैम। मैं क्या शुरू करूं? इसमें आप शुरू करिए। लेट मी इंट्रोड्यूस मैम। नेहरू ग्राम भारती यूनिवर्सिटी प्रयागराज में म्यूजिक डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर विगत 7 वर्षों से कार्यरत हैं और अनेक रिसर्च पेपर्स कर चुकी हैं, प्रेजेंट कर चुकी हैं, पब्लिश कर चुकी हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने उनके अंडर में 3 रिसर्च स्कॉलर्स जो हैं वो अभी रिसर्च वर्क भी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कई सेमिनार्स नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के अटेंड किए हैं। इसके साथ ही वो एक रिनाउंड आर्टिस्ट भी हैं। शी इज परफॉर्मर ऑल्सो। तो आप लोगों को उनके साथ में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहां पर इस सेशन में। तो मैम अब आप शुरू करिए और रिकॉर्डिंग होगी इस लेक्चर की और इसको हम आपके अपने ज्ञान संचय पोर्टल पर भी अपलोड करेंगे, जिससे इस लेक्चर बाद में भी हमारे स्टूडेंट्स लाभान्वित हो सकते हैं। आपको बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और आपने एक बार में हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। थैंक यू वेरी मच मैम। अरे मैम, आप हमारे साथ आए, भले ही ऑनलाइन, लेकिन बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू। मुझे भी एक कानपुर विश्वविद्यालय में अभी तक मेरा कोई लेक्चर नहीं हुआ था। आपके माध्यम से मेरा ये लेक्चर जुड़ जाने से मुझे भी बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है और मुझे लग रहा है कि कुछ अच्छा कर पाऊंगी, बच्चों को शोध के क्षेत्र में कुछ अच्छा बता पाऊंगी। मैम, हमारी यूनिवर्सिटी नेहरू ग्राम भारती मानित विश्वविद्यालय है जो जमनीपुर कोटवा इलाहाबाद में है। ग्रामीण क्षेत्र में ये यूनिवर्सिटी है और ये 2008 से शुरू हुई है और अभी भी ये ग्रो कर रही है और हम सब लोग उसके एक पार्ट हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे इस लेक्चर से बच्चों को काफी सहयोग मिलेगा अपने रिसर्च में। रिसर्च एक खोज है और खोज कैसे करें, क्या करें, मैं सब्जेक्ट अपने विषय के साथ इस पर भी थोड़ा थोड़ा बच्चों से पूछ करके उस पर अपने विचार व्यक्त करूंगी। क्योंकि बच्चों को यही चाहिए कि उनको रिसर्च के विषय में गाइडेंस मिले कि कैसे उनको रिसर्च करनी है और संगीत के क्षेत्र में कैसे वो आगे और काम कर सकते हैं शोध के अंतर्गत। असल में बात तो ये है कि मेरा विषय चित्रकला है, तो मैं जो भी बताऊंगी अपने विषय के संदर्भ में ही बता देती हूँ, जबकि मतलब स्पेसिफिकली म्यूजिक से चाहते हैं, तो इसके लिए अगर आप उन्हें बताएंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा ही बात होगी ये। बिल्कुल बिल्कुल मैम, मेरा ये परम सौभाग्य है कि मैं आपके साथ और आपके ये छात्रों के साथ जुड़ी हूँ आज, और आगे भी मैं जुड़ी रहूंगी। जब भी कोई सहयोग की अपेक्षा आप रखेंगी मैं सहर्ष स्वीकार करूंगी मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपको बहुत धन्यवाद। इतना सरल आपका व्यक्तित्व, इतना सरलता से आपने सब कुछ स्वीकार कर लिया। सहयोग के लिए धन्यवाद मैम।
और 90 मिनट्स आपके पास है। उससे आगे भी अगर आप थोड़ा 5-10 मिनट जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, वो तो क्लास लेते समय चलता है। हाँ हाँ हाँ, ओके मैम। फिर से आपका धन्यवाद मैम। मैं एक बार चाहती हूँ कि जो हमारे शोध छात्र हैं, एक बार उनसे उनका मैं परिचय ले लूं, तो मुझे अच्छा फील होगा, अच्छा लगेगा उनकी क्लास लेने में। सभी स्टूडेंट्स अपने बारे में बताएंगे मैम को। अपना माइक अनम्यूट करिए, अपना वीडियो ऑन करिए और मैम से अपना इंट्रोडक्शन करिए। जी, मेरा प्रणाम नाम मैम। आलोक कुमार है। खुश रहिए बेटा, आप तो हमारे यहाँ के ही छात्र हैं, तो जी मैं मैम। आपको पहचान रही हूँ। ओके। आलोक जी, आपको बहुत आशीर्वाद, खूब आगे बढ़े। जी मैम, धन्यवाद। जी नेक्स्ट। प्रणाम मैम। मैम मेरा नाम आयुष द्विवेदी है। मैंने मास्टर्स कानपुर विश्वविद्यालय से ही करा है और मेरा मुख्यतः परफॉर्मिंग आर्ट्स में ध्रुपद गायन का विषय है और मैं इसको बहुत परफॉर्म भी करता हूँ और आगे स्टडीज भी कर रहा हूँ। जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप यदि इस पे सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा है। जी जी, थैंक यू मैम। प्रणाम मैम। प्रणाम बेटा। मैम मेरा नाम राजेश कुमार यादव है जी और मैंने अपना एमए भातखंडे म्यूजिक संस्थान से कंप्लीट करी मैम, लखनऊ से। जी जी मैम। ठीक। नमस्ते मैम, मेरा नाम श्रुति शुक्ला है। मैं कानपुर यूनिवर्सिटी से ही मैंने अपना एमए क्वालिफाई किया है और नेट भी 2017 में क्वालिफाई किया है। आप कहते हैं कि डायरेक्ट बिजली से जो कनेक्शन है उसमें लगा लो, इन्वर्टर उन्होंने हटा दिया। इन्वर्टर मुझे लगता है 8 स्टूडेंट हैं। जी मैम, 8 स्टूडेंट हैं। हाँ, तो क्या सभी हैं आज हमारे पास इस समय? नहीं मैम, अभी तो कुछ बच्चे, दो बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं अभी। ठीक है, तो मैं आगे शुरू करती हूँ बेटा। जी मैम। जी मैम। जैसा कि मुझसे जो टॉपिक आपके विश्वविद्यालय ने पूछा था, तो मैंने उस पे एक अपना टॉपिक दिया था, भारतीय संगीत का जो हमारा इतिहास है, साथ में उसके साथ श्रुति और मूर्छना, इसके बारे में मैंने दिया था। तो मुझे लगता है कि श्रुति और मूर्छना ऐसी चीज है, भारतीय संगीत का इतिहास आपका ऐसा विषय है, ऐसा सब्जेक्ट है, जो आप यदि हाई स्कूल में लिए हैं संगीत, या फिर कहीं आप जो संस्थागत कोर्स करते हैं, संगीत प्रभाकर या फिर भातखंडे विशारद, तो वहां पे जो आपका सेकेंड ईयर 4th ईयर तक का सिलेबस होता है, या उसके आगे भी जो होता है, उसमें आप काफी कुछ पढ़े रहते हैं, एटलीस्ट प्रभाकर और प्रमीर तक। ये सब चीजें इतनी कंठस्थ हो जाती हैं कि इसमें बहुत ज्यादा आप लोगों को सिर्फ अब अपना एक विषय चूज करना होता है, पसंद करना होता है कि हम क्या करेंगे, हम क्या शोध करेंगे, किस विषय को लेंगे। आप लोगों को पता ही है कि हमारा जो विषय मुझसे जो आपके संस्था ने टॉपिक लिया है, वो भारतीय संगीत का इतिहास है। तो इतिहास पे यदि हम चलते हैं, तो ये आप को बता दें कि हमारा संगीत का तो जो इतिहास रहा है, वो हमारे विद्वानों के अनुसार इसके कोई एक कह लें कि समय सीमा या फिर पर्टिकुलर कोई एक ऐसा ईस्वी संवत या फिर कुछ भी ऐसा बांधा नहीं गया है कि संगीत यहाँ से शुरू हुआ है। ये अनादिकाल से है, आदिकाल से जिसको कहा जाता है, जो हमारे विद्वानों ने माना है, जो हमारे अन्य जो गायक वादक हैं उन्होंने माना है कि संगीत कहाँ से आए। इसका कोई ऐसा सुचारू ढंग से या कह लें कि एक जो कहते हैं कि कहीं लिखा हुआ है और उसको प्रमाणित मान लिया जाए कि हाँ, यहाँ से संगीत की शुरुआत हुई है। संगीत की शुरुआत तो यदि देखते हैं, हमारे जो कुछ विद्वान मानते हैं ऐसा कि बच्चे का जन्म होता है और वो जब कोई आवाज, उसको रोना और हंसना तो बाद में हम एक नाम देते हैं, लेकिन कुछ भी जो आवाज निकालता है उसको भी माध्यम मानते हैं। या
जो हमारी प्रकृति है उससे मानते हैं, या जो हमारे प्रकृति में चलने वाले और जीव जंतु और चीजें हैं उससे हमारे संगीत की उत्पत्ति का हमारे विद्वानों ने आकलन किया है। जैसे पत्तों की सरसराहट, चिड़ियों की चहचहाट और कोयल की कूक से, काफी हाथी के चिगाड़ से, इस तरह से संगीत की उत्पत्ति माना, अनेक स्वरों की उत्पत्ति माना। लेकिन एक ऑथेंटिक जो हमारी किताब संगीत शास्त्र की मानी जाती है वो वेद है। वेद में ही हमारी जो है चीजें ऐसी ली गई, वेद से ही ऐसी प्रमाणित चीजें, या इसको यदि समझ लें कि मान्य चीजें हैं, वो वेद ही है, जो सिर्फ संगीत की ही नहीं है, वो सभी विद्याओं की है। सामवेद में जैसा आपको पता है, ऐसा यूजीसी और नेट में, यूजीसी नेट और जेआरएफ में भी प्रश्न आते हैं कि कितने स्वर थे, तो उससे हमारी प्रमाणता सिद्ध होती है। और इसके पहले यदि हम जाते हैं कि संगीत आदिकाल से कैसे लेते हैं, तो वो शिव के डमरू, कृष्ण जी के वंशी, और जो हमारी माँ सरस्वती हैं या गणेश जी के जो नृत्य शैली थी, उससे माना हम लोगों ने संगीत की उत्पत्ति। लेकिन जो ऑथेंटिक रूप से हमारी सामवेद की ऋचाएं थी, ऋचाओं का पहले गेय गायन होता था। गेय मीन्स गायन होता था, और सामवेद की संगीत जैसा हमारे माना जाता है कि वेदों में संगीत जो था वो बहुत ही पवित्र था, और बहुत ही उसको स्वर्ण, बहुत नहीं, वो उस समय का संगीत हमारा स्वर्ण युग का संगीत माना जाता था। और जो हमारी ऋचाएं थी वो गाई जो जाती थी, वो सिर्फ गाई ही नहीं जाती थी, उसके साथ वादन भी होता था, उसके साथ नृत्य भी होता था, और ये सब कुछ एक यज्ञ वेदी के किनारे होता था। बीच में हवन होता रहता था, या बीच में कोई भी मंत्र पढ़ा जाता था, उसके साथ उसका गायन भी होता था। श्लोक जो थे उसकी, जो बाद में श्लोक का नाम दिया गया, लेकिन उस समय ऋचा गायन की प्रथा थी। और वही हमारी सामवेद में ही यही लिखा गया है कि किस प्रकार हमारे वाद्य यंत्र भी बजाए जाते थे। अभी कहते हैं लोग कि इतने प्रकार के वाद्य यंत्र है, ऐसा नहीं है कि ये अभी है, ये प्राचीन काल से, पहले भी हमारे यज्ञ वेदी के किनारे जो हमारे वेदों में वर्णित है, उससे पता चलता है कि हमारे जो वादन होते थे वो सिर्फ ढोल, नगाड़े, तुतुही, तुदुम्भी, इन्हीं से नहीं होते थे। मतलब कि आप समझ लीजिए, जो हमारे 4 वर्ण है वादक के, वादन के, फूंक द्वारा बजने वाले, पीट के बजाने वाले, और तार द्वारा बजने वाले, ये सभी वाद्य, और जो घने वाद्य थे जिसमें घंटी और घंटा और भी चीजें आती हैं, ये सारे वाद्य, चारों प्रकार के वाद्य हमारे बजाए जाते थे। और साथ में नृत्य भी होता था। नृत्य में यदि कह लें कि एक हमारी कौन सी नृत्य होती थी, बाद में जब हम आगे चलते हैं तो नृत्य भी हमारे कई प्रकार के हो गए अलग अलग। जैसे उत्तर भारत में कथक हो गया, दक्षिण भारत में तो आपका जो है भरतनाट्यम होगा, केरल साइड कुचिपुड़ी हो गया, असम में असमिया हो गया, बहुत सारे नृत्य हो गए। जब हम आगे इस पे और खोज किए और लोगों ने अपनी किताबें लिखी तो पता चला। तो उस समय जो नृत्य होती थी वो शास्त्रीय नृत्य के रूप में मानी जाती थी। यही हमारे खोज का विषय होगा बेटा। यदि हम खोजते हैं, यदि हम रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि क्या हमारी रिसर्च का विषय होना चाहिए, क्या हमारे शोध का विषय होना चाहिए, और किस प्रकार से हम उसको एक छोटे से शब्द में, कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत बड़ा विषय लेते हैं और उस पे हम अपना शोध कार्य शुरू करते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता है। जब हमसे कोई पूछता है तो लंबा सा हम अपना विषय बोलते हैं, इतने देर में काफी चीजें पास हो जाती हैं, मतलब वो निकल जाती हैं। मेरे कहने का ऐसा ये मतलब है। तो हम जो शोध करें ऐसा रखें कि हम किसी चीज को यदि उठाए तो उसका इतिहास किस प्रकार से आया, और यदि आया, जैसे कि हम ऐसा मानते हैं कि
हमारी जो कर्नाटक संगीत थी, हम एक हमारी जो सामवेद थी वो अभी तक कर्नाटक संगीत पद्धति जो चलती है वो वेदों के अनुसार मानी जाती है। अभी तक जो शुद्धता कर्नाटक संगीत दक्षिण भारतीय संगीत में है वो शुद्ध है, आज भी वेदों के अनुसार चलती है। क्योंकि उत्तर भारत में बहुत सारे राजा महाराजा और बाहर के लोग आए, जिससे हमारी संगीत में मिक्सअप हो गया, कह लें कि मुगल काल का, पर्शियन का, काफी लोगों का या फिर वेस्टर्न म्यूजिक का समायोजन हो गया, जिससे हमारी जो शास्त्रीय संगीत है वो थोड़ा सा कह लें तो उत्तर भारत का संगीत, ये सिर्फ मेरा ही मानना नहीं है, ये और भी विद्वानों का मानना है कि उत्तर भारत के संगीत में थोड़ी मिश्रणता ज्यादा आ चुकी है। और जो हमारी दक्षिण भारत की संगीत है उसमें अभी भी वेदों की जो है, वेदों में किस प्रकार संगीत चलता था, यानी कि सामवेद में किस प्रकार संगीत चला, उसको लेकर के, यानी कि प्राचीन काल में किस प्रकार का संगीत था उसको लेकर के आज भी चला जाता है। जैसे कि हम चलते हैं, यदि एक शोध का विषय लेते हैं, कर्नाटक विषय लेते हैं, कर्नाटक संगीत लेते हैं, या कोई भी ऐसा एक हम अभी एक मान के चल रहे हैं, जैसा आप लोग आगे समय रहेगा या आगे और कुछ रहेगा तो कोई और भी टॉपिक हम उठा लेंगे। तो यदि हम कर्नाटक संगीत लेते हैं तो सबसे पहले तो कर्नाटक कहाँ है, ऐसा जब हम अपना शोध का विषय ले तो कहाँ है, और यदि यहाँ है तो यहाँ कैसे है, ये हमारे खोज का विषय होना चाहिए। ये नहीं कि इस पे तो बहुत लोगों ने काम किया है, काम तो सच में बहुत लोगों ने किया होगा, पर हमको भी तो करना है और आगे भी लोगों को करना है। तो हमें यही दिखाना है कि यदि कर्नाटक संगीत हम ले रहे हैं, दक्षिण भारतीय संगीत ले रहे हैं, तो हमारा क्या उसका मूल रूप है और वो कहाँ पे है और कैसे आया है। संगीत यदि वहां है तो उसकी कितने प्रकार हैं, कितनी उसकी गति है। गति का मतलब ये नहीं कि स्पीड है, कैसी उसकी चाल है, ऐसा नहीं उससे मतलब है। गति मतलब कि किस प्रकार का उसका प्रवाह है। उसी प्रकार वो सर्वप्रथम सबसे पहले कहाँ से आई, यदि वो सबसे पहले हमारे आदिकाल जैसा माना जाता है कि संगीत आई, तो कर्नाटक संगीत कैसे आई, कैसे ये निकल के आया कि ये कर्नाटक संगीत है, इसको कैसे हम प्रूव करेंगे, कैसे मान्य करेंगे। इसी प्रकार यदि ये वेदों से मानी गई है तो कौन से वेद से, इस तरीके से हमारा हर चीज बटा होना चाहिए। यदि वेद से मानी गई है तो कौन से वेद है। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ सामवेद उठाया और सामवेद के बारे में लिख दिया कि सामवेद के बारे में, सामवेद से ली गई है, सामवेद की तरह है, सामवेद की तरह यहाँ पे चलता नहीं। हमें चारों वेद के बारे में पहले जब हम अपना रिसर्च वर्क शुरू करेंगे तो उन चारों वेदों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, या यदि हमारे पास जितना है उतना लिखेंगे। तब हम अपने डिटेल रूप में, यदि सामवेद है, क्योंकि सामवेद संगीत का ही प्रमुख आधार ग्रंथ माना गया है और उसी के आधार पे आगे भी किताबें लिखी गई, लोग तमाम तरह के शास्त्रकार हमारे उस पे शास्त्र लिखे। तो सामवेद हमारे संगीत का आधार है, तब हम सामवेद पे आएंगे, चारों वेदों के बारे में पहले लिखेंगे। फिर हम वेद के अनुसार यदि है तो वेद के अनुसार कितने स्वर थे वेदों में। ऐसा माना जाता है कि उस समय सिर्फ हमारे 3 स्वर थे, उदात्त अनुदात्त स्वरित। ये आप लोग सब लोग जानते हैं कि सामवेद में उदात्त अनुदात्त स्वरित, इन तीनों के अंतर्गत हमारे 7 सुर हैं। ऐसा नहीं कि 7 स्वर तब नहीं थे, 7 स्वर तो तब भी थे, लेकिन किस प्रकार से 7 स्वर थे, तो वो 3 पार्ट में थे और उसके अंतर्गत हमारे 2, कहीं 3, कहीं 1 हमारे स्वर रखे गए। इस तरीके से हमारे 7 स्वर उसमें लिखे गए। फिर उनके अनुसार हमारे कितने स्वर थे, ये जब हम इस पे अपना शोध शुरू करते हैं तो फिर उसकी भी डिटेलिंग पूरी करेंगे। क्योंकि ये हमने जो हमारे बच्चे जो रिसर्च किए, या हमारे बच्चों के पहले जिन्होंने रिसर्च किया, मैंने उनके में देखा कि उन्होंने बताया कि मैडम मैंने तो ये लिख लिया, मैंने तो ये कर लिया, मैं तो ये ले आई, पर क्या होता है कि उनके पास मैटर नहीं हो पाता, मतलब इतना रिसर्च में वर्क नहीं हो पाता कि वो अपना एक
विचार उसमें दे सकें, या फिर एक जो शोध ग्रंथ का एक मानक तय किया गया है कि हमारे 200 से ऊपर पेज होने चाहिए, उससे नीचे नहीं होने चाहिए। कुछ उसके शब्द भी एकदम एक्यूरेट है जो मुझे याद नहीं है, लेकिन वो लिखने पर 200 के करीब करीब आता है। तो हमारे पास मैटर रहे, ऐसा ना हो कि हम तो 100 पेज में ही हमने सारा कुछ लिख लिया, अब मैं क्या करूं, मेरा तो रिसर्च हो गया। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले तो हम सारी चीजें लेते रहेंगे, हम किस प्रकार से कैसे डूबेंगे उसमें, तभी ये काम होगा। और फिर जब आप निकलेंगे इससे, तो हमें लगता है कि एक बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही सुंदर सा आपका विषय जो है, वो उसमें से जो कैसे दही को मथते हैं तो मक्खन निकलता है, एक अच्छा सा आपके पास खुद ही चमत्कारिक रूप से एक सामने आएगा रिसर्च आपका, आपकी खोज। तो जब हम वेदों में चलेंगे तो उसी प्रकार से हम कर्नाटक संगीत में फिर से आते हैं। कर्नाटक संगीत में किस प्रकार फिर हम अपने 7 स्वरों को खोजते हैं, फिर वो धर्म ग्रंथ थे या फिर कोई और ग्रंथ थे, उस पर हम अपने विचार लिखेंगे। वो धर्म ग्रंथ थे यदि, तो उसमें और क्या क्या चीजें थी जिससे हमें ये प्रमाण मिलता है कि संगीत के बारे में थी, क्या उसमें किसी मंदिर के बारे में थी, क्या ये गुफाओं के बारे में थे, या कुछ ऐसा चीज था जिससे हमें पता चलता है कि ये संगीत की ही चीजें इसमें दिख रही हैं। उसी प्रकार से जब हम चलते हैं इसमें सामवेद में, तो वेद के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या किस प्रकार से उसको बांटा गया हमारा संगीत समूह गान में। समूह गान क्या आगे चलकर, ऐसा नहीं कि अब हमने वहां पे देख लिया कि वहां तो समूह में चलता है, बस वहां पे खत्म हो गया, नहीं। फिर समूह गान आगे चल के क्या बना, जैसे समूह गान आगे चल के वृंदगान बना, कोरस बना, ऑर्केस्ट्रा बना, इस पर हम अपने विचार देंगे। फिर हम इस पे कुछ चीजें खोजेंगे और हम अपने विषय को एक नया रूप देंगे, एक नया चैप्टर देंगे। तो जब हम इस पे चलेंगे कि हमारा वेद का जो काल था उसमें समूह गायन चलती थी, तो ये समूह गान जब चली तो फिर आगे उसकी क्या दशा रही, इस पर भी हम आगे लिखते चलेंगे। फिर यदि शिलालेख में हमारा जो है संगीत दिख रहा है कर्नाटक संगीत में, तो वो शिलालेख कहाँ पाएंगे और शिलालेख किस मतलब क्या बोले, किस तरह से, किस स्थिति में पाएंगे। यदि शिलालेख मिला तो ये तो है नहीं कि कहीं से कुछ टूटा नहीं होगा, कुछ उस पे ऐसी चीजें होंगी जो मिट गई होंगी, तो वो कैसे मिली और फिर उसको कैसे माना गया कि यदि वो अक्षर ये लिखा है तो वो ही अक्षर है। तो किस प्रकार उनको जोड़ जोड़ करके, कहीं और शिलालेख पे यदि उसी प्रकार के अक्षर लिखे हुए हैं तो उससे मैच करा करके एक नया शब्द यदि निकला या वैसा ही शब्द निकला, तो किस प्रकार से उसको हम लोग मान्य किए कि हाँ ये हमारी संगीत से जुड़ी हुई चीजें थी। यदि षडज लिखा है तो वो षडज मान लीजिए श ड और ज मिट गया है तो षड ही तो होगा नहीं, वो जरूर, ऐसा हम कैसे मान सकते हैं कि षड ही होगा या आगे और होगा। तो इस पे भी हम वर्क करेंगे, इस पे भी हम खोज करेंगे, अन्य शिलालेख पे जाएंगे, अन्य चीजों को उस पे मैच कराएंगे, फिर हम उसको मानेंगे कि हाँ ये षडज था या ये गंधार था। यदि मान लीजिए धार मिलता है तो हम हो सकता हो कि उसको छोड़ दें, वो धार किसी भी चीज की हो सकती, पानी की धारा हो सकती, दूध की धारा हो सकती, अन्य धारा हो सकती, लेकिन वो गंधार की धार थी। ये हम यदि वहां पे खंडित है तो किस प्रकार से नए जो हमारे शिलालेख है उस पे यदि ग मिल जाता है और लास्ट का धार मिटा हुआ तो उसको जोड़ करके हम लोग पाए थे। कैसा हम लोग अपने रिसर्च में रखेंगे तभी हमारा काम आगे चलेगा। ऐसा हमारा कर्नाटक संगीत जो हमारा विषय है उसको लेकर के हम अभी चल रहे हैं, तो पार्ट वाइज हम आप लोगों को बताते चल रहे हैं। इसी प्रकार जब हम आगे चलते हैं तो क्या कर्नाटक संगीत की जो संगीत थी उस पे आगे चल करके कौन सा ऐसा काम हुआ, जैसे भरत मुनि ने जो अपने ग्रंथ लिखे, जो हमारे संगीत में 3 सिर्फ उसके भरत मुनि के हमारे चैप्टर हैं जो संगीत उपयोगी हैं। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा, ये आप सब लोग शोध के छात्र हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो नाट्य शास्त्र में कैसे उन्होंने संगीत के बारे में अपने क्या विचार व्यक्त किए, संगीत में कितनी उन्होंने ग्राम मानी, मूर्छना मानी, कितने नाद माने, कितने आपकी श्रुतियां मानी। यदि वो श्रुतियां, मूर्छना, ग्राम माना तो क्या पहले भी था या आगे भी इस पे विचार हुआ।
या आगे भी इस पे काम हुआ, ये आप लोगों को साथ में करते चलना होगा। ऐसा नहीं है कि हमने लिख दिया कि हाँ मूर्छना है, इतनी मूर्छना हमारी थी, इतने नाद थे, इतने हमारे श्रुतियां थी, 22 श्रुतियां थी। तो ये यदि थी तो कहाँ से थी और किस प्रकार थी, और यदि हमारी 22 श्रुतियां हैं या हमारे मूर्छना इतने हैं या हमारे जो नाद है हमारे, उनके क्या कोई नामकरण है, कोई पर्टिकुलर नाम है, कोई जगह है, किस प्रकार से हम जानेंगे कि ये नाद है, ये श्रुतियां हैं और क्या इसका मूल्य है। ये इसके बारे में भी हम लिखते चलेंगे साथ में अपने रिसर्च में। संगीत में जहां तक मुझे लगता है कि आगे जब हम चलते चलते हैं इसी तरीके से, तो हम संगीत, जब हम भरत मुनि के संगीत से आगे चलते हैं तो बहुत और आगे बढ़ेंगे। हमारा संगीत रत्नाकर आएगा, बृहदेशी आएगा, वो तो हम फिर मध्यकाल तक आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि हम मध्यकाल तक आ गए तो हमने मध्यकाल में छोड़ दिया, फिर हम उसको थोड़ा सा आधुनिक से भी टच करेंगे और प्रेजेंट टाइम से भी उसको लेकर के आएंगे, अपनी बात को यहाँ तक ले आएंगे ताकि हमें आसानी से कोई बात बतानी हो किसी को, हमें अपने काम में किसी चीज को रखना हो तो हम उसको सच्चाई से रख सके, हमें ये ना लगे कि हमारा यहाँ से इतना छूट गया, छूटा हुआ ना लगे। ये हमारे रिसर्च का मेन स्थिति होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा बच्चों के साथ होता है कि हमने तो यहाँ पे किया, हमने तो नाट्य शास्त्र किया, नाट्य शास्त्र में ये किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। नाट्य शास्त्र में यदि आपने मूर्छनाओं पे काम किया, आपने श्रुतियों पे काम किया, आपने और भी चीजों पे काम किया, तो वो कहाँ से आई और कहाँ तक गई, इस पे जरूर आप प्रकाश डालेंगे, तभी आपका रिसर्च एक सही माना जाएगा। और आप रिसर्च कितना सही माना जाएगा ये तो बात की बात होगी, लेकिन आप उसमें ईमानदार रहेंगे, आप अपनी बात सही तरीके से कहीं कहना चाहेंगे, कहीं बताना चाहेंगे तो आप बता पाएंगे, और खुद आप पहले तो लिख पाएंगे, अपने रिसर्च के कार्य में आप अपनी मदद ले पाएंगे। क्योंकि अभी तो ये काम सिर्फ आप लोगों को ही करना है कि किस प्रकार हमारे पास संगीत की जो चीजें हैं वो पहले इकट्ठी हैं। जब तक हमारे पास मैटर नहीं आएगा हम उस पर काम नहीं कर पाएंगे, चाहे वो किसी प्रकार का मैटर हो, चाहे हमारी प्रैक्टिकल रूप में हो या थ्योरी रूप में हो। प्रैक्टिकल में भी यदि हम वाद्य यंत्र का कुछ लेते हैं, थ्योरी में यदि हम किताबों का कोई लेते हैं, यदि गायन में जैसे अभी हमारे छात्र हैं कि वो ध्रुपद में है, ध्रुपद ऐसा चाह रहे हैं, उसी तरह बहुत से लोग प्रबंध गान पे जाना, प्रबंध गान प्राचीन काल की ध्रुपद गान शैली थी, लेकिन फिर भी लोग प्रबंध गान पे करते हैं और ध्रुपद गान पे अलग करते हैं, तो कुछ तो लाएंगे तभी तो करेंगे। उसी प्रकार से बहुत से लोग लोक गाथा पे करते हैं। लोक गाथा क्या है, लोक गाथा कहाँ संगीत से रिलेट हो रही है, कैसे आ रही है। उसी प्रकार से हम जब आगे और चलते हैं तो बहुत से लोग लाइट म्यूजिक में भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ शास्त्र पे ही उठा लिया, शास्त्रीय संगीत के छात्र हैं तो शास्त्रीयता पर ही लेकर के जाएंगे, हम लेकर के चलते हैं, हम लोग लोक गायन शैली में भी चलते हैं। जैसे लोक गाथा किया तो लोक गाथा क्या संगीत से रिलेट हो रहा है, इस पे यदि हम रिसर्च कर रहे हैं तो हमें उसको रिलेट करना पड़ेगा। हम अपने विषय को यदि दूसरे विषय से जोड़ेंगे नहीं, जैसा अभी यूजीसी का इसीलिए एक नियम आ गया है कि हम अपने विषय को किस प्रकार से अगले अदर विषय से जोड़ें, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, ये हम लोग मास्टर लेवल में अब पढ़ाने लगे हैं और विश्वविद्यालय भी अपने यहाँ सिलेबस भी बनाने लगे हैं, हम लोगों ने भी इस पे काम शुरू किया है। तो ये एक अपने विषय को अन्य विषय से कैसे जोड़ेंगे, और यदि नहीं जुड़ा है तो, और यदि जुड़ा हुआ है तो किस प्रकार उसको डिफाइन करेंगे, किस प्रकार उसको हम भागों में विभक्त करेंगे, खंडों में विभक्त करेंगे और फिर उसको जोड़ेंगे, तब हमारा काम बहुत ही शुद्धता से होगा, बहुत ही अच्छा होगा। और उसी प्रकार से यदि हम लोक गायन में चलते हैं तो लोक गायन में बहुत सारे गायन शैली, बहुत से लोग कजरी पे सिर्फ करते हैं, बहुत से लोग सिर्फ हमारी उस पे चैती पे करते हैं। तो यदि हम लोक गायन में चल रहे हैं तो कजरी पे चल रहे हैं तो कजरी हमारी कहाँ से आई, कजरी यदि आई तो क्या ऐसा माहौल बना कि हमें कजरी पे इस तरह के हमारे गाने बने तो इस तरह के हमारे वाद्य आए तो हमारे किस प्रकार से हमारे वाद्य किस प्रकार से वर्गीकृत हुए और उस समय हमारा माहौल क्या रहा।
यदि कजरी गायन चल रहा है तो सिर्फ उस समय का नहीं, कजरी गायन ऐसा विशेषता माना जाता है कि जब बारिश होती है, वर्षा ऋतु होती है, तभी गाई बजाई जाती है। बहुत ज्यादा बनारस में जो कजरी की गायन शैली, उसमें जो शब्द भी हैं वो भी ऐसे पिरोए गए हैं कि बारिश से संबंधित हो, या फिर कह लीजिए तो कि विरह में भी हमारी जो ग्रामीण युवतियां थी, उनके पति चले जाते थे विदेश परदेश, तो वो उसमें भी गाती थी कुछ लोग कजरी। लेकिन कजरी का और भी इतिहास है। जब हम इसमें डीपली जाएंगे तो हम और भी देखेंगे कि किस प्रकार से स्वतंत्रता सेनानी भी जब हमारे आजादी की लड़ाई में गए थे तो बहुत ही सुंदर कजरी लिखी गई थी। इसके इतिहास में जब हम जाएंगे तो पाएंगे। उसी प्रकार से उसमें कौन से वाद्य यंत्र आ रहे हैं, यदि वाद्य यंत्र ये आ रहे हैं तो फिर हमारे वेशभूषा क्या रह रही है, वेशभूषा हमारी यदि ये है तो वो क्यों ऐसी ही है, क्या कोई और वेशभूषा हो सकती थी, उसकी बैठने की क्या शैली है, उसके खड़े होकर के यदि गा रहे हैं तो उसकी क्या शैली है, और यदि उसमें समूह में कर रहे हैं तो उसकी क्या वजह है, क्यों ऐसा कर रहे हैं। इस तरीके से हम उसके पूरे इतिहास, पूरे उसके इतिहास में जाएंगे और फिर हम अपने शोध में उसको एकत्रित करते चलेंगे। जब हम जैसे अभी मैंने कजरी बताया, उसी प्रकार से हमारी चैती और अन्य गायन शैलियों पे भी चलेगा। इसी प्रकार से जो ये तो हमारी थ्योरी की चलती रहती हैं, हमारी प्रैक्टिकल जो थ्योरी की चीजें हमारी अभी बताई, ये हमारी प्रैक्टिकल की थी कि कजरी, चैती और भी विभिन्न लोक गायन शैलियां जो थी वो उसमें लेते हैं, लोक गाथा लेते हैं। अब हम यदि प्रैक्टिकल के रागों में चलते हैं तो राग में क्या कर पाएंगे। क्या राग तो ऐसा माना जाता है कि भैया इतनी राग बनी है, पर ये भी तो माना जाता है कि राग अनगिनत है, संगीत का अथाह सागर है जो मिलता ही नहीं है उसका कि आदि क्या है और अंत क्या है। तो हम लोग रागों पे यदि रिसर्च करना चाह रहे हैं तो किस प्रकार करेंगे, या कोई यदि हम एक राग लेते हैं, यमन बेसिक राग ले लें, या भैरव ले लें, भैरवी ले लें, खमाज ले लें, कोई भी एक राग ले लें, तो क्या इस पे हमारा रिसर्च हो पाता है, क्या इस पे हमारा कोई काम हो पाता है, और यदि हो रहा है तो कैसे, यदि हम करेंगे तो कैसे। यदि हम इस पे चलें तो हमें लगता है, जहां तक मेरा विचार है, यदि राग पे हम अपना रिसर्च करते हैं तो एक राग कोई यदि हम उठा रहे हैं तो उसका जो भी आरोह अवरोह या मुख्य स्वर समूह है उस पे चले, और उन मुख्य स्वर समूहों का क्या कारण है कि हाँ ये भैरवी का ही है या ये भैरव का ही है, इस पे हम अपना काम करेंगे। उसी प्रकार से जब हम आगे चलते हैं उस पे कि इसके स्वर में यदि शैडो संपूर्ण जाति का है, इसमें जो स्वर लग रहे हैं वो सॉरी इसकी जो जाति बनी है वो शैडो संपूर्ण की है, तो क्या कारण है कि शैडो संपूर्ण की है, क्यों नहीं संपूर्ण संपूर्ण की बनी। इस तरीके से हम एक छोटे छोटे अपने प्रश्न बनाते चलेंगे और उसका उत्तर देते चलेंगे, तो हमारी रागों पर रिसर्च की हमारी प्रक्रिया आगे चलेगी। यदि शैडो संपूर्ण है या संपूर्ण संपूर्ण जाति की है तो इसमें यदि हमारे ये स्वर कोमल लग रहे हैं, ये स्वर तीव्र लग रहे हैं, ये स्वर शुद्ध लग रहे हैं, तो क्या वजह है। यदि हम इन स्वरों को इस तरीके से कर लें, यदि भैरव में हमारा रे और धा कोमल लग रहा है और हम इसको काटना चाह रहे हैं, हम इस पे रिसर्च करने के लिए कुछ नया करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, रेधा शुद्ध कर देंगे। यदि रेधा शुद्ध कर दे तो क्या भैरव में वो रहेगा। तो फिर हम इसमें एक छोटा छोटा अपना फुटनोट देते चलेंगे और अपनी चीजें लिखते चलेंगे, यही हमारा खोज का माध्यम बनेगा और एक नई चीज यहीं से निकल के आएगी। यदि हम कल्याण का तीव्र मध्यम हटा दें तो क्या वो कल्याण रह जाएगा, वो किस राग में फिर चला जाएगा। ये हमारे खोज का विषय होना चाहिए। इसे बहुत लोगों ने खोज भी किया हुआ है और हमें भी आगे करना है और आप लोगों को आगे करना है इस पे कि यदि हम कल्याण का तीव्र मध्यम को शुद्ध मध्यम कर देते हैं तो वो किस राग में प्रवेश कर जाएगा, और यदि वो प्रवेश कर जाएगा तो फिर कल्याण कहाँ जाएगा। तो कल्याण के लिए हमें तीव्र मध्यम रखना ही होगा। तो ये हमारे प्रैक्टिकल का विषय जो चलता है, ये काफी एक कह लीजिए तो एक बहुत लेंदी या बहुत बड़ा विषय हो जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकल में हमें लगता है कि यदि उसको गा के हम उस पर रिसर्च करें, जैसा मेरा मानना है, जैसा हमारे गुरुजन लोगों ने भी बोला कि जो प्रयोगात्मक चीजें हैं उस पर हम प्रयोग करेंगे तो ही हमें कुछ नई चीजें मिलेंगी।
जो हमारे बड़े बड़े कलाकार हैं, आप आजकल तो सोशल मीडिया सबसे बड़ा माध्यम है, उस पे बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं और पता चलता रहता है कि उन्होंने कैसे गायन के माध्यम से किसी चीज की आवाज निकाली या गा करके क्या ऐसा व्यक्त करना चाहा और वो गा करके उन्होंने व्यक्त किया। तो ये हम प्रैक्टिकल के माध्यम से रागों पे करना चाहेंगे, लेकिन क्या यदि हम प्रैक्टिकल में मजबूत नहीं है तो क्या हम रागों पे रिसर्च नहीं कर सकते? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हम यदि प्रैक्टिकल में, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिन गायन और वादन ऐसी चीज है कि हमें थियरी की भी उतनी ही आवश्यकता है और प्रैक्टिकल की भी उतनी, शास्त्र की भी उतनी ही आवश्यकता है, प्रयोगात्मक की भी उतनी ही आवश्यकता है। जरूरी नहीं है कि सब गायक ही बने। रिसर्च का ये हमने अभी वेबिनार भी कराया था इसी पर कि क्या संगीत के छात्र सिर्फ गायक ही बने? संगीत के छात्र कुछ और भी तो बन सकते हैं। वो यदि वाद्यकार बने तो बहुत अच्छा हो, वो यदि न्यूज एंकर बनते हैं तो क्या वो यदि संगीत के छात्र रहे तो एक बढ़िया संगीत के विषय पे यदि उनको एंकरिंग करनी हो तो कितनी शुद्धता से करेंगे, कितनी बढ़िया तरीके से करेंगे। जो संगीत नहीं जानते वो जब कर लेते हैं तो जो छात्र जानता रहेगा और वो यदि अपना चैनल खोलता है इस तरीके से, वो कुछ नया काम करना चाहता है तो वो कितना बढ़िया करेगा और कितना उसका आगे काम इस पे निकलेगा। तो राग के बारे में ऐसा क्या करें कि हम उसमें हमारा शास्त्र निकल के आए, हमारा एक काम निकल के आए रागों का थ्योरेटिकल मैटर से। प्रैक्टिकल में हम करेंगे, यदि प्रैक्टिकल हमारा अच्छा है तो प्रैक्टिकल हम गा करके व्यक्त करेंगे और गा करके व्यक्त करने में उसके रियाज करेंगे, रियाज एक माध्यम बनेगा और वही चीजें हमारी लिखित रूप में चली जाएंगी और उसको हमारा एक खोज का माध्यम बनेगा। इसी प्रकार जैसे हमारे एक छात्र अभी इन्होंने बताया कि ध्रुपद में करेंगे, तो अभी मैंने जैसे बताया कि ध्रुपद पे करते हैं, प्रबंध गायन पे करते हैं, तो प्रबंध गायन से ही ध्रुपद आगे चल करके उसका परिवर्तित नाम कह लीजिए। एक तरीके से ये ऐसा हम लोग मानते हैं, नई जो इस समय की आई, हम लोगों के समय की जो पीढ़ी आई, उसने प्रबंध गायन का नया रूप ध्रुपद माना। ऐसा हमारे शास्त्रकारों ने भी कहा, ऐसा नहीं कि इसको हमने माना या हमारे गुरुओं ने बताया तो वो हम जाने। हमारे शास्त्रकारों ने भी यही माना कि प्रबंध गायन का जो परिवर्तित रूप था वो ध्रुपद और धमार गायन थी। तो ध्रुपद और धमार गायन कहाँ से आई, किस प्रकार वो प्रबंध से परिवर्तित होकर के आई, उसमें किस तरह के बोल बिठाए गए, किस तरह के ताल बिठाए गए, किस तरह के राग यदि बिठाए गए या स्वर बिठाए गए तो किस प्रकार, और उसकी गायन शैली क्या थी। बीच बीच में यदि किसी कोई डाउट हो तो पूछता चलेगा, तो मुझे लगता है कि मुझे और आसानी होगी आप लोगों को बताने में। तो जब हम ध्रुपद और धमार पे चलेंगे, हेलो हेलो, जी मैम। हाँ ठीक है, ठीक ठीक, मुझे लग रहा था कि मेरी थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया है ना, लेकिन ठीक है अभी। नहीं मैम, थोड़ी देर के लिए आवाज आपकी नहीं आ रही थी। हाँ मुझे लगा तभी कि मोबाइल पे कुछ ऐसा दिख रहा था। ठीक है, तो हम लोग यदि आलोक आपको या फिर द्विवेदी जी आपको या जो हमारी बैठी हैं कन्या, उनको भी कुछ पूछना हो तो बीच में पूछ सकते हैं बेटा, एक समय 4:30 के बाद आप लोगों को समय देंगे। जी मैम, ओके मैम। तो ये हमने जैसे अभी बताया कि हमारा परिवर्तित रूप, हमारा प्रबंध गायन का जो ध्रुपद आया, तो ध्रुपद में हम क्या काम करेंगे, उसके कितने हमारे जो घराने हैं ध्रुपद के, वो कैसे बंधे, कैसे बने, क्या कहाँ से आया, यदि घराना आया तो फिर हम उस पे भी चलेंगे, विचार करेंगे, उस पे उसको भी लिखेंगे, तब जाके हमारा विषय एक बृहद रूप से सामने आएगा, फिर हम उसमें से कुछ ले पाएंगे। जैसे अभी मैंने रागों के बारे में बताया, उसी प्रकार से यदि हम कोई हमारा छात्र ऐसा है जो वाद्य यंत्र पे कर रहा है, जो तबले का छात्र है या फिर पखावज का छात्र है या फिर शहनाई का छात्र है, बांसुरी का छात्र है, तो वो किस पे करेगा। जहां तक मेरा मानना है, जहां तक हमारे हमारे गुरुजनों ने हमें बताया कि संगीत का जो शास्त्र रहा है वो लगभग गायन वादन नृत्य तीनों का एक ही रहा है, कि संगीत हमारी कहाँ से आई,
कहाँ से निकली, किस प्रकार मानी गई, किस प्रकार नदियों से ली गई, किस प्रकार झरनों से ली गई, किस प्रकार हमारी पक्षियों से ली गई, किस प्रकार प्रकृति से या नेचर से ली गई, किस प्रकार हमारे जो ये देवी देवता है उनको लेकर के संगीत का उत्पत्ति या फिर जो भी संगीत के आधार मूल माने गए वो किस प्रकार से माने गए। वो चाहे गायन का हो या वादन का हो या नृत्य का हो, वो यही है। सामवेद ही सबका मूल प्रमाण है, नाट्य शास्त्र ही सबका मेन ग्रंथ, ऑथेंटिक ग्रंथ माना गया सभी का, चाहे वो नृत्य का हो, नृत्य वाले भी नाट्य शास्त्र को ही देखते हैं, नाटक वाले भी नाट्य शास्त्र को ही देखते हैं, और गायन वादन वाले भी नाट्य शास्त्र को ही और सामवेद को ही देखते हैं। वो ही शिव को ही अपना आदि देव मानते हैं, शिव से ही संगीत की उत्पत्ति मानते हैं, माँ सरस्वती संगीत की जननी मानी जाती है, श्री गणेश को ही हम लोग अपने विद्या की बुद्धि के विधाता मानते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे यदि बांसुरी के छात्र हैं, वो यदि बांसुरी पे कुछ काम करना चाहते हो, या पखावज का छात्र है तो पखावज पे काम करना चाहते हो, तो उनका भी यही मूल ग्रंथ रहेगा, उनका भी यही मूल वर्क रहेगा, काम रहेगा कि हम किस प्रकार से संगीत को खोज के वहां से ले आए जहां से आदिकाल है, जहां से शुरुआत मानी गई, जहां से हमारा मूल आधार हर एक चीज का माना गया। ऐसा नहीं है कि हमारी जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो खाली हुई, उसमें कुछ तो ऐसी चीजें थी, जैसे कि अभी एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सेमिनार चल रहा था, तो वहां से मुझे पता चला कि तबला जहां माना जाता है कि अमीर खुसरो जी की देन है, कि तबला हमारे अमीर खुसरो जी ने ढोलक पखावज को काट के उन्होंने बनाया, सितार वीणा को उन्होंने परिवर्तित रूप देकर के सितार बनाया, उनके जन्मदाता माने। लेकिन मुझे ये नई चीज पता चली, आजीवन काम होता रहता है बेटा, आप लोगों को भी आगे बहुत सारे काम करने के बाद भी बहुत सारी चीजें ऐसी लगेंगी जो नहीं पता रहेंगी। तो मुझे वहां से पता चला कि नहीं, तबला तो पहले भी था, तबला सामवेद में भी था, बस उसका रूप अलग था, उसका नाम अलग था। पहले क्या होता था, क्या दोनों हाथों से वादन होता था, ये मुझे वहां पे एकदम उसको व्यक्त करके बताया गया, कह लीजिए तो प्रमाण दे करके बताया गया कि कैसे तबला जो वाद्य था वो अमीर खुसरो जी की देन नहीं है, वो प्राचीन काल में सामवेद काल में भी था और नाट्य शास्त्र में भी था और उसके पहले भी था। तो जो हमारी दुदुम्भी थी वो एक स्टिक से बजाई जाती थी, लेकिन जो हमारा एक वाद्य यंत्र था जिसका नाम उन्होंने क्या लिया, मैं उसको फिर से पूछ के आप लोगों को बताऊंगी, कि वो जो हमारे घोड़े का मुख होता है उसके समान बना हुआ था एक तरफ, और जो ऊपर का हिस्सा है उसको दाहिने हाथ पे रखते थे, और जो पेट नीचे घोड़े के पेट वाला हिस्सा था उसको बाएं हाथ पे रखते थे। जैसा दायां बायां अभी तबला बनता है वैसा ही वो भी होता था, बस उसका आकार अलग होता था, इससे ऊंचा होता था। जो ये पलथी मार के हम लोग बैठ के तबला बजाते हैं, अब तो क्या देख रहे हैं कि एक बड़ा सा स्टैंड बन रहा है, उस पे तबला रख के लोग बजा रहे हैं बैठ के, तो अब भी नहीं बजा रहे हैं। तो सामवेद काल में भी लोग थोड़ा सा उचके हुए खड़े रहते थे, इस तरीके से उन्होंने प्रेजेंटेशन दे करके बताया, खड़े रहते थे और उस पे बजाते थे। तो वो ऊंचे हाइट की क्योंकि तबला होती थी वो उस समय, वो जो तबला उन्होंने बताया कि तबला पहले भी था, तबले का खोज अमीर खुसरो ने माना, ऐसा हमारे यूजीसी और इस तरह के जो कंपटीशन वाले परीक्षा होते हैं उसमें यही मानता, उसमें यही टिक करके आना होता है कि अमीर खुसरो ने तबला का आविष्कार किया। लेकिन ये आगे हो सकता हो परिवर्तित हो, क्योंकि इस पे काम चल रहा है, कोई बहुत बड़ा काम कर रहा है इस पे। तो तबला का जो मूल रूप है वो हमारे आधार ग्रंथ सामवेद से लिया गया, और वहां पर भी तबले की थी, जैसा मैंने अभी बताया कि घोड़े के मुख के ऊपर वाला हिस्सा जो था वो दाहिना था और नीचे जो पेट वाला हिस्सा था वो बायां था, और वैसे ही बजाते थे जैसे अभी तबला बज रहा है। उसका मुंह जो है, जो ऊपर का हिस्सा होता था जिसपे स्याही और चाटी और ये लव बना होता था, वो काफी बड़ा होता था। मान के रखिए कि अभी जैसे एक थाली के आकार का होता है, तो हमें लगता है कि एक बड़ा सा थाला ले लीजिए, जो बड़ा थाला होता है शादी ब्याह में जो आते हैं, उतना बड़ा उसका मुंह होता था, और उस पे हाथ रख के आराम से बजाते थे, जैसे अभी बड़ा बड़ा नाल वगैरह बनता है उसी प्रकार से, लेकिन वो आकार पूरा तबले की तरह था। तो ये हमारे खोज का विषय निरंतर चलता रहेगा, कुछ ना कुछ चीजें हमें हमेशा मिलती रहेंगी, और
खोजने के लिए बहुत सारी चीजें अभी भी बाकी हैं संगीत के क्षेत्र में, चाहे वो गायन हो, चाहे वादन हो, चाहे नृत्य हो, किसी भी क्षेत्र में, चाहे शास्त्र के रूप में लीजिए या फिर प्रयोगात्मक के रूप में लीजिए। उसी प्रकार से जब हम अपने वाद्य यंत्र के अगले उसमें चलते हैं, चाहे शहनाई यदि चलते हैं, तो उसका भी हमें इतिहास ले आना होगा कि कैसे हम लोग शहनाई का प्रादुर्भाव कहाँ से मानते हैं और किस वर्गीकरण के अंतर्गत हमारा यदि बांसुरी है, शहनाई है, ये किस वाद्य वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। कुछ और आप पूछना चाहे तो आप पूछ लीजिए बेटा। हेलो। जी मैम। हाँ, कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ लीजिए। अपने शोध से संबंधित कोई भी आप लोगों के पास प्रश्न हो तो यदि आप मुझसे पूछेंगे तो हो सकता है मैं आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। मैम जैसे ये मेरे दिमाग में एक आ रहा था, मतलब शोध विषय कि इसे भोजन करते समय जब संगीत सुनते हैं हाँ, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है मनुष्य के दिमाग या उसके शरीर पर भोजन का, तो क्या इस पर भी शोध हो सकता है? मैंने बोला तो कि शोध का तो बहुत बड़ा अभी सामग्री है जो होनी है, बहुत शोध कार्य होने हैं, बहुत शोध कार्य हुए हैं, फिर भी रोज नई चीजें निकल के आ रही। अभी मैंने जैसे बताया कि हम लोग यही मान के चलते हैं, अभी तक शायद आप भी यही जानते होंगे कि अमीर खुसरो ने ही तबले का आविष्कार किया, लेकिन ये जी। नया खोज हुआ है कि तबले का आविष्कार अमीर खुसरो जी ने नहीं किया। प्राचीन काल में भी तबला का वादन होता था। तो आप बिल्कुल कीजिए। यदि खाते समय हम संगीत कर रहे हैं तो ये हमारे संगीत चिकित्सा के उसमें चली जाएगी। संगीत जो हमारी क्या इसको बोलेंगे, म्यूजिक थेरेपी में। हाँ, म्यूजिक थेरेपी के पार्ट में चली जाएगी। ये इस पे भी काम बहुत हो रहा है, मद्रास में इस पे बहुत बड़ा काम हो रहा है संगीत चिकित्सा पे। पेड़ पौधों से लेकर के जीव जंतु माने जानवर से लेकर आदमी, पेड़ पौधे सभी पे हो रहा है। तो आप यदि ये विषय लेंगे तो ये मान के रखिए, मैं फिर से कहती हूँ, बच्चों के सामने ये बहुत बड़ी समस्या आती है। हम जो भी टॉपिक ले, ये ध्यान रखें कि हमारे पास मैटर इकट्ठा हो, ऐसा ना हो कि हमारे पास मैटर ना रहे। तो मैटर इकट्ठा करने के लिए सबसे बड़ा साधन यही होता है कि आपको जो चीजें जहां से मिले उसको आप लेते चलिए, माने लिखते चलिए। जब तक आप लिखेंगे नहीं, आपको नई चीजें मिलेंगी नहीं। तो शोध जी के मैम। लिए सबसे उपयुक्त, चाहे वो हो सकता है कि आपने 100 लाइनें पढ़ी और उसमें आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन चलते चलते आपको एक शब्द उसमें से मिल गया कि ये मेरे काम का है, तो वो आपके लिए कम से कम उसमें से 70 लाइनें आपके काम की है। जब तक उसका स्टार्टिंग नहीं लेंगे, जब तक उसका मिड नहीं लेंगे, जब तक उसका लास्ट नहीं लेंगे, वो शब्द आपका सेंटेंस नहीं बनेगा, वाक्य नहीं बनेगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो जी। इसलिए जो भी चीजें उठाइए, जहां से भी उठाइए, वो पूरा मैटर उठाइए, ना कि आपने एक शब्द पा लिया अब बस ये मेरे काम का नहीं है, छोड़ो। तो ये छोड़ने वाली प्रवृत्ति शोध के क्षेत्र में आपको छोड़नी पड़ेगी। हर जी। चीज उठानी पड़ेगी, आपको हर चीज लेनी पड़ेगी, हर चीज लिखनी पड़ेगी, अपने लिए संग्रह करना होगा। ओके मैम। और किसी को कुछ है पूछना बेटा? मैम प्रणाम, मैं अपूर्वा बोल रही हूँ। हाँ अपूर्वा बोलिए बेटा। मैम मेरा एक टॉपिक है कि पहले तो मेरा थेरेपी से रिलेटेड था, पर उसमें मुझे ज़्यादा डाटा कलेक्ट नहीं कर पा रही हूँ मैं अभी, क्योंकि अभी मैम कोर्स वर्क के दौरान उसमें थी वो सिनॉप्सिस वगैरह बनानी है, तो वैसा हो नहीं पा रहा है कुछ भी काम। तो मैम मेरा दूसरा टॉपिक है कि जो गायन और वादन की जो प्रमाणित पुस्तकें हैं, उनका तुलनात्मक अध्ययन। तो मैम इस पे काम कैसे हो सकता है? नहीं, आपने बहुत अच्छा सोचा है कि जो गायन और वादन की प्रमाणित पुस्तकें हैं उसका तुलनात्मक अध्ययन। तो ये तो मतलब यदि आप ऐसा सोच रही हैं तो मुझे लगता है कि कुछ नया ही सोच रही हैं आप,
और हर व्यक्ति कुछ भी यदि सोच रहा है तो वो कुछ नया सोच रहा है, उसके दिमाग में कुछ चाह रहा है वो करना। जैसे आपने बोला कि पहले आप संगीत चिकित्सा पे करना चाह रही थी, लेकिन आपको मैटर नहीं मिल रहा है। तो मैटर नहीं मिल रहा है, ये बात आप अभी नहीं कहिए, अभी तो आप शुरुआत कर रही हैं। शुरू में तो कुछ भी किसी को भी नहीं मिलता। आप आसान से आसान विषय उठाइए, आपको लगेगा कि मेरे काम का नहीं है। तो मैंने अभी जैसे बताया आपके साथी आलोक जी को कि कोई चीजें यदि आपसे लग रहा है कि मुझे इस पे काम करना है, तो उससे संबंधित हमें कहीं दूर भी दिखाई दे रहा है, तो उसको हमें खींच के अपने पास ले आना है, अपने पास इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने वाली प्रवृत्ति रिसर्च में बहुत जरूरी है। ये आजकल ही नहीं, पहले भी इस तरह की समस्या आती थी कि ये इकट्ठा करने वाला रिसर्च, क्योंकि अभी तक क्या होता है कि हम मास्टर लेवल किए हैं, हम बैचलर किए हैं, हम हाई स्कूल इंटर किए, तो हमें टू द पॉइंट लिखने की आदत पड़ी कि हमसे यदि ये पूछा गया तो हमने उसी का आंसर दिया। ये हम लोग भी बच्चों से कहते हैं कि भाई जो पूछा जाए उसका आंसर दे दिया करो, बाकी चीजें नहीं याद आती कोई बात नहीं। लेकिन रिसर्च में ये चीजें नहीं चलेंगी बेटा। अब तक आप लोगों का ये जो शैली रहा है उसको थोड़ा किनारे रखना होगा, थोड़ा क्या ज्यादा अब किनारे रखना होगा अपने शोध कार्य के समय में। शोध कार्य के समय में यदि आपको एक पत्ता आपकी जरूरत है, एक चीजें जरूरत है, तो आपको कम से कम उसमें 100 पत्ते ले आने होंगे, तब आपको एक सुनिश्चित पत्ता जो आपके उपयोगी होगा फिर आपके काम आएगा। तो मैटर के लिए तो चिंता नहीं कीजिए, अभी तो आपका शुरुआत है। आप यदि संगीत चिकित्सा पे भी काम शुरू करेंगी तो आपको बहुत चीजें मिलेंगी, बहुत मैटर मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। कभी भी आप लोगों को कोई दिक्कत, तो आप लोगों के पास नंबर भी हो जाएगा, तो कभी भी आप लोग चाहेंगी तो आपकी मदद होगी। लेकिन अभी जो आपने ये विषय ढूंढा कि आपको संगीत के क्षेत्र में जो गायन और वादन में जो कंपैरेटिव किताबें हैं उसका तुलनात्मक अध्ययन करना, जो भी शोध ग्रंथ है उसका तुलनात्मक अध्ययन करना है आपको, तो बहुत अच्छा है। तुलनात्मक अध्ययन पे बहुत विषयों पे काम हुए हैं, तो हमें लगता है कि यदि आप ये काम करेंगी तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आप इसके लिए तो जो किताबें हैं वो किताबें आपको, हमें लगता है कहीं भी लाइब्रेरी में जाएंगी तो आपको मिलेंगी। फिर उसमें तुलनात्मक अध्ययन करने का आपका मतलब ये रहेगा कि जैसे कि आपने लिया, यदि अभी मैंने जैसे बताया कि गायन वादन नृत्य तीनों के आधार ग्रंथ सामवेद और नाट्य शास्त्र ही है, तो यदि आप ऐसा विषय उठाती हैं कि हम कैसे इसमें तुलना करें, तो आपके तुलना का यहीं से शुरुआत होगी कि यदि हमारा गायन वादन नृत्य तीनों ही का ऑथेंटिक किताब सामवेद और मतलब वेदों में सामवेद, और इधर आगे चलते हैं जब हम और आगे बढ़ते हैं तो हमारा नाट्य शास्त्र है, और यदि और पूर्व में चलते हैं और पहले आदिकाल में चलते हैं तो शिव जी ही गायन के भी थे, शिव जी ही वादन के भी थे, शिव जी ही नृत्य के भी थे, माँ सरस्वती ही गायन की भी थी, माँ सरस्वती के ही वीणा भी बजाती थी, लेकिन नृत्य में तो माँ सरस्वती को नहीं देखा जाता। तो ये आपका एक जो किताबों के बारे में जो चलता है वो इस तरीके से आपको खुद बैठ के करना पड़ेगा। करना तो सभी विषयों में करना होगा, करना तो सभी को होगा यदि करेंगे अपना शोध कार्य तो आपको भी यदि कंपैरेटिव करनी है किताबों में, शोध ग्रंथों में, तो ये सारी किताबें ले आएंगी। तो जब जैसे नाट्य शास्त्र में अभी मैंने बताया या वेदों में सामवेद बताया कि भाई गायन वादन नृत्य तीनों का मूल ग्रंथ यही माना जाता है, तो किस प्रकार से इसमें आप तुलना, यदि हम एक छोटा सा ही आप ही से प्रश्न पूछ रहे हैं तो इसमें क्या आप निकालेंगी, कहाँ समानता है, कहाँ विभिन्नता है। तुलना का तो मतलब यही होता है, तो आप क्या समानता निकालेंगी, क्या विभिन्नता करेंगी, अभी से आप काम शुरू कर देंगी तो आपको, हमें लगता है कि काफी आसानी हो जाएगी। आगे चल करके और भी लोगों की किताबें हैं, मान लीजिए आप इनका भातखंडे जी का लेती हैं तो भातखंडे जी ने कैसे आपको 10 थाटों में बांधा, तो भातखंडे जी ने जो किताब लिखी, विष्णु दिगंबर पुलिस्कर जी ने जो ग्रंथ लिखे, उसमें क्या समानता और क्या विभिन्नता है, क्या चीजें ऐसी थी जो हमारे भातखंडे जी में थी विष्णु दिगंबर जी में नहीं थी, कैसे उनके नोट सिस्टम थे विष्णु दिगंबर के, कैसे आपके भातखंडे जी के, यही आपका तुलना चलेगा। सिर्फ ग्रंथों के अलावा आपको कुछ चीजें इधर से भी लेनी पड़ेंगी, तब आपका, हमें लगता है कि अच्छे से हो पाएगा। जी मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। और भी कोई है बेटा, कोई क्वेश्चन है किसी का? मैम प्रणाम, मैं श्रुति बोल रही हूँ। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या किसी कलाकार या किसी व्यक्ति विशेष पे भी रिसर्च हो सकती है?
बिल्कुल, देखिए ये मुझसे मुद्दा छूट गया, अभी मैं बता रही थी। तो यदि आप किसी आर्टिस्ट कलाकार पे करती हैं, जैसा आप अभी कह रही हैं, तो कलाकार यदि अभी तो हमारे सामने तो लता मंगेशकर दीदी ही हैं कि अभी उनपे बहुत इतना वर्क आ रहा है, इतना मतलब किताबों में, पेपर में, मैगज़ीन में, सोशल मीडिया पे भरा पड़ा है। तो यही सी चीज़ें यदि आप इकट्ठा करती चले तो आपके लिए कितना अच्छा रहेगा। आपको इस समय इतने दिनों से मैं खुद चाह रही थी कि मैं किसी गायक के बारे में जानूं, तो बाकी लोगों का तो मिलता था, लेकिन मंगेशकर परिवार में कैसे लता मंगेशकर का आया, कैसे और भी लोगों का आया, तो इस पे आपका बहुत अच्छा काम इस समय मिल जाएगा। इस समय पूरा भरा पड़ा है। और यदि मान लीजिए ये सेमी क्लासिकल की हैं, मतलब फिल्म संगीत की हैं, आप इन पे नहीं करना चाहते हैं, क्लासिकल किसी आर्टिस्ट पे करना चाहती हैं, तो पंडित भीमसेन जोशी हैं, पंडित ये हैं आपके जगन्नाथ बुआ है, या फिर आपके जो किराना घराने के हैं, भीमसेन जोशी जी के गुरु का नाम गंधर्व जी, उनके ऊपर कर सकती हैं आप काम। या आप ग्वालियर घराने में चली जाती है, तो वहां पे बहुत बड़े बड़े गायक हैं, उस पे कर सकती हैं। किसी भी शास्त्र यदि आप आर्टिस्ट को उठाती हैं, तो फिर उनका कहाँ जन्म हुआ, किस प्रकार उन्होंने संगीत शिक्षा अपनी प्राप्त की, क्या क्या उनके सामने ऐसी चीजें आई जिसको उन्होंने, यदि मुश्किल हुआ तो कैसे मुश्किल थी और किस प्रकार उसको पार किया, और यदि कोई मुश्किल नहीं हुई, आराम से उनको शिक्षा मिलती गई, उनको सिखाता गया, तो उन्होंने उसमें क्या किया। ये आपका रिसर्च का विषय रहेगा और बहुत अच्छा विषय रहेगा। हमें लगता है इस पे भी बहुत काम हुए, आगे भी होने चाहिए काम। अभी इस समय जैसे कौशिकी चक्रवर्ती जी हैं, वो कितने प्रकार के प्रयोग कर रही हैं। वो मैंने उनका गायन हमेशा मैं सुनती रहती हूँ, कितने एक ही स्वर पे किस किस तरीके से अपना अंदाज व्यक्त करती हैं, किस प्रकार से गा करके वो उस पे बताना चाहती हैं कि हाँ ऐसे होना चाहिए, ऐसा इसमें ये व्यक्त करे तो इस तरह के भाव आते हैं, वैसा यदि उसको गाते हैं तो उस तरह के भाव आते हैं। तो ये किस प्रकार वो करती हैं, कौशिकी जी के ऊपर कर सकती हैं। अभी नए जो हमारे कलाकार हैं, जो फिल्म के भी हैं और क्लासिकल भी बहुत अच्छा है, ये शंकर महादेवन, इनका भी मैं गायन सुनती रहती हूँ। आपके किराना घराने के एक और गायक हैं, आपके किराना घर के हैं, ये प्रभात आप्टे जी, किराना घरा की है ना। जी इन्होंने भी जी बहुत, जी जी हाँ, मैम। हाँ, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। अभी इनको मिला भी है सम्मान। पद्म विभूषण या हाँ, पद्म भूषण कुछ हाँ, ऐसे ही मिला गिरजा है मैम। देवी है, हाँ, और गिरजा देवी, राशिद खान साहब को भी मिला है, हाँ, जो कि उनको भी मिला है। तो किसी भी आर्टिस्ट को उठाइए, बस यही है कि मैं फिर से एक बात कहूंगी कि आपको हर एक चीज उठा, कोई एक यदि तिनका भी पड़ा है वहां पे, वो भी आपको उठा के रिसर्च में रखना है, तब आपका काम माना जाएगा। तब आप एक नई चीज पाएंगे, उसमें खुद पाएंगे। मानने वाली बात नहीं कि कोई मान रहा है या नहीं मान रहा है, आप पाएंगे, आपको लगेगा कि हाँ मैंने किया। तो अपने को ही रिसर्च में साबित करना है, दूसरे को नहीं। किसी और की कोई और? ओके, थैंक यू मैम। वेलकम बेटा। कोई और किसी को डाउट हो बेटा तो कुछ पूछना चाहो तो पूछ लो। ठीक है आलोक, अभी आपने जो रिसर्च का विषय लिया है, वो तो फाइनल अभी नहीं हुआ होगा ना, आगे तो नहीं अब मैम, आप लोग। मैम हाँ, इससे मतलब आते रहते हैं दिमाग में तमाम पॉइंट। अभी मतलब हम लोग फाइनल नहीं हुआ मैम टॉपिक। हाँ, नहीं वो तो जब आपका कोर्स वर्क हो जाएगा उसके बाद शुरू होगा आपका। जी जी मैम। हाँ, तो हम लोग फिर अपने ही जो अभी आप लोगों ने प्रश्न पूछे हैं, उन्हीं प्रश्नों के आधार पे आगे चलते हैं। कि जैसे अभी इन्होंने पूछा, अपूर्वा ने बोला कि भाई मैं इस पे अपना चाह रही थी, पर अब मैं इस पे करना चाहती हूँ। इस तरह के विचार अभी जितने आप लोगों के पास हैं, चाहे आलोक जी ही अभी बता रहे थे कि कुछ और करना चाह रहे थे, अब मैं चाह रहा हूँ कि भोजन करते समय किस प्रकार की संगीत हो, या संगीत यदि सुन रहे हैं तो क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो ये सब मन की क्या स्थिति होगी, ये सब चीजें उत्पन्न हो रही हैं और ये विचार आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को इसको तुरंत कहीं ना कहीं, आप एक बल्कि पुरानी डायरी हो तो बहुत अच्छा रहेगा, अपने पास रखें, उस पर लिखते चलें कि हम क्या चाह रहे हैं, हम क्या खोज रहे हैं, हमारे दिमाग में जो चला उसको लिखते चलें।
तभी हमारा कुछ और काम हमें लगता है आसानी से आगे बढ़ेगा। जब आप कुछ लिखते रहेंगे तो वो जब लिखते हैं तो वो कभी दिमाग से नहीं जाता, वो हमेशा, आप भले ना अपनी डायरी पलटे लेकिन आपके दिमाग में चलेगा कि मैंने उस दिन ये चीज लिखा था, तो आप खुद ही पलट के देख लेंगे और उसमें कुछ आपको नई चीजें आगे मिलेंगी। जैसे अभी श्रुति ने भी बोला कि हम यदि किताबों का आपस में तुलना करें, जो हमारी ऑथेंटिक किताबें हैं, शोध ग्रंथ के अलावा जो किताबें हैं जो हमारे कोर्स में चलते हैं, हमारे जगह जगह संस्थानों में चलते हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय हो या फिर संस्थागत संस्थान हो, उसमें जो किताबें चल रही हैं उसमें इनका विचार चल रहा है। तो ये बहुत अच्छा विचार चल रहा है। इसको आप लोग, बस मेरा कहना ये है कि इन विचारों को आप कहीं ना कहीं नोट करते चलिए। कहीं ना कहीं का मतलब ऐसा मत रखिएगा किसी पेज पे नोट कर लें, उड़ गया वो। एक डायरी रख लीजिए, पुरानी डायरी हो, नई डायरी हो, कोई भी डायरी हो। हम रफ कॉपी नहीं कहेंगे क्योंकि कॉपी भी इधर उधर हो जाते हैं। डायरी रखिए अभी रिसर्च के समय, और उसमें लिखते चलिए कि हम ये काम करना चाह रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं। तब आपका इसमें काम आगे बढ़ेगा, आपका इंटरेस्ट जगेगा। जब तक अच्छे से इंटरेस्ट नहीं जगेगा रिसर्च में, हमें नहीं लगता कि आपका काम आसानी से हो पाएगा। इंटरेस्ट जगना बहुत जरूरी। तो जो ये आपके दिमाग में उत्पत्तियां आ रही हैं, इनको नकारे नहीं, इनको लिखते चलें। आप सबसे मेरा ये विनम्र निवेदन है कि जो भी दिमाग में आए उनको कहीं लिखते चलें अपनी डायरी में, और अपने पास उसको सजोते चलें। और जब भी आपके लगे, रात में यदि सोते समय आ रहा है, ऐसी नींद आ गई आप सो गए, अब तो आप हो सकता है भूल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं। रात में भी जो सोचे रहे, संभव हो तो लिख लीजिए, नहीं तो सुबह उठ के जरूर लिख लीजिए। तो आपके जो ये विचार आएंगे, ये विचार आपके जब शोध ग्रंथ में लिखे हुए आएंगे आपके सामने, तो भविष्य में जब आगे चलेंगे, आपका ग्रंथ एक लगभग पूरा होने को आएगा, तो आप में एक, जब आपका इंटरव्यू होगा कि आपने ये शोध कार्य किया तो इसमें क्या आपने किया, आप ऐसा क्या चाह रहे थे, तो वो विचार आपके काम आएगा इंटरव्यू देते समय कि मैं ये चाह रहा था, मेरे दिमाग में ये आया और मैं ये चाह रहा था और ये निकल के आया। तो देखिएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत आगे बढ़ेगा और बहुत ही आपको आसानी होगी आपके रिसर्च कार्य का काम करने में। जी मैम। जी मैम। तो जैसे मैंने बोला कि आप लोग यदि आप लोक गाथा में चलते हैं, लोक संस्कृति में चलते हैं, लोक गायन में चलते हैं, या फिर लोक काव्य पे चलते हैं, बहुत से लोग चाहते हैं कि भाई हमारा गायन में मेरा इंटरेस्ट है, तो हम किस प्रकार, यदि गायन में इंटरेस्ट है तो जरूरी थोड़ी है कि हम राग पे ही करें, राग पे ही कमांड करें, तो उसी को करें। राग ऐसी चीज है कि उसमें यदि हमारा, ऐसा मेरा मानना है कि यदि हमारे घर का माहौल ऐसा नहीं होता है कि हम दिन भर 24 घंटे में कम से कम 18-20 घंटे राग का रियाज कर रहे हो, ऐसा माहौल नहीं है, तो राग पे हमारा बहुत काम हो पाना संभव नहीं हो पाता है। तो जरूरी नहीं है कि हम राग पे ही काम करें। हो सकता है कि हम, जो हमारी गायन शैलियां, अन्य गायन शैलियां हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि कजरी, चैती और भी गायन शैलियां हैं, शास्त्रीय में गीत है, गजल है, भजन है, उस पे भी यदि हम काम करना चाहें तो हमारे पास एक नया काम निकल के आ सकता है कि भजन यदि हम उठा रहे हैं तो भजन क्या क्या कारण है, भजन के क्या प्रभाव है। जैसे अभी आलोक जी ने पूछा कि यदि हम भोजन कर रहे हैं तो हमारे मन पे क्या, भोजन करते समय यदि हम कोई संगीत सुनते हैं तो हमारे मन पे क्या प्रभाव पड़ता है, या कैसा हमें महसूस होता है, या कैसा लगना चाहिए, ये भी प्रश्न उठ सकता है। तो यदि हम भोजन करते समय कैसा गाना सुन रहे हैं, यदि हम कोई भजन वाले गाने सुन रहे हैं जो हमारे तो हमें जरूर वो भक्ति की दिशा की तरफ लेके जा रहा है और हमें उसी प्रकार से सोचने पे मजबूर कर रहा है, तभी तो हम भोजन करते समय, यदि हमने खुद लगाया है तो हमने अपनी स्वेच्छा से लगाया, तो हमारा मन किया कि मैं भजन सुनूं, तो मेरा वो उस समय विचार चल रहा था भजन का, या मेरा मन हो रहा था भक्ति सुनने का, तभी हमने किया। यदि कहीं से और भजन आ रहा था या कोई और गीत आ रहा था और मेरा उसमें रुचि हो गई, बहुत ज्यादा रुचि हो गई, और मुझे लगा कि अरे मैं आज ये भोजन कर रही थी और ये गाना सुन रही थी, तो क्या मेरा खुराक बढ़ गया, ऐसा हुआ क्या, या मुझे खाना स्वादिष्ट लगा, तो यदि लगा तो क्या इस गाने की वजह से लगा, या उस गाने में मैंने कुछ नया कर दिया।
खाना खाते समय मैंने ये गाना सुना, चाहे वो रोमांटिक गाना हो, चाहे वो आपका देशभक्ति का गाना हो, चाहे भजन हो, चाहे ऐसे ही कोई सेमी क्लासिकल गाना हो, गजल हो, तो क्या उससे कोई मेरे मन पे ऐसा कोई प्रभाव हुआ जो मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए था तो हुआ, और ऐसा होना चाहिए था तो हुआ, या मैंने ऐसा जब खाना खाते समय सुना तो अपने आप हुआ? इन दोनों में फर्क है कि हमने ऐसा होना चाहिए था और वो नहीं हुआ, या होना चाहिए था और वो हो गया, ये एक डिफरेंट चीज है। और एक ऐसा हुआ तो ये खाना खाते समय ये मैंने ये गाना सुना तो इस वजह से हुआ। तो ये हमारे शोध का एक नया चैप्टर निकल के आ सकता है, यदि हम इस पे शोध करना चाह रहे हैं तो एक हमारा विषय निकल के आ सकता है। तो ये एक हम हाँ, ये हमारी चीजें आगे इसी प्रकार चलती रहेंगी, चाहे वो आपके गीत गजल भजन की हो, चाहे वाद्य में हो, चाहे वाद्य वर्गीकरण में हो, चाहे वो रागों में हो, या फिर कोई यदि हम अन्य विषय सोच रहे हैं, चिकित्सा पे सोच रहे हैं, या फिर आपका यदि गाथाओं पे सोच रहे हैं। लोक गाथा क्या है, लोक गाथा कहाँ से आई, लोक संस्कृति से आई, या लोक गाथा अलग है, लोक संस्कृति अलग है। इस तरीके से हम इसको वर्गीकृत करते हुए चलते हैं तो हमारे ये विचार उत्पन्न होते हैं। और जो हमारे विचार उत्पन्न होते, कहीं से भी उत्पन्न होते हैं, तो आप सब लोगों से हम ये फिर से कहेंगे कि जितनी भी आप शोध के लिए सोचते चल रहे हैं, जो भी आपके दिमाग में पनपता चल रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बाहर निकल रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, तो बाजार में जाते जाते हमें कोई चीज दिमाग में आ जाती है, तो उसको भी कोशिश कीजिए, आजकल मोबाइल है, मोबाइल में ही नोट कर लीजिए, वहां भी नोट करके लिख के रखने का सिस्टम बहुत अच्छा है, तो उसमें ही नोट करके रख लीजिए। सभी बच्चे आजकल बहुत फास्ट है मोबाइल चलाने में, तो उसमें आप नोट करके कभी भविष्य में आपका वो भी चीज बहुत काम आएगा। यदि आप बाजार में जा रहे हैं, सुन रहे हैं किसी को, कभी ये अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बाजार में गए लोग वीडियो डालते हैं बहुत बढ़िया कि उसने बहुत अच्छा बजाया, तो उसने बजाया कैसे, इस पे आप यदि आपका दिमाग जाता है और कुछ आपको लगा तो उस पे ही काम शुरू कर दीजिए, वहीं से काम शुरू कर दीजिए। ये मत सोचिए कि नहीं नहीं अभी तो हमारा ये काम 1 महीने बाद शुरू होने वाला है कोर्स वर्क के बाद, तो मैं कोर्स वर्क के बाद शुरू करूंगी। नहीं, यदि आप बाजार गए हैं, कोई ऐसी चीज दिख गई, किसी को गाते हुए देख लिया, किसी को बजाते हुए देख लिया, किसी को ऐसे नृत्य करते हुए देख लिया, कोई भी एक्शन करते हुए देख लिया जो आपको मधुर लगे, अपने शोध के से संबंधित लगे, तो उसको जरूर वहीं का वहीं आप लोग अपने पास संग्रहित कर लें, चाहे जिस रूप में लिख के कर सके तो लिख के कीजिए, रिकॉर्डिंग करके कर सके तो रिकॉर्डिंग रख करके अपने शोध कार्य के लिए रखते चलिए। मेरा सिर्फ यही अभी आप लोगों से मैं कहूंगी कि जो भी चीज मिलती है, वो चीजें, जो भी चीज आपके दिमाग में आती, जो भी विचार में आते हैं, उसको आप कहीं ना कहीं लिखते चलिए, मोबाइल में, डायरी में, कहीं भी। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम रिसर्च के लिए सोच तो ये रहे हैं, लेकिन हम 2-4 दिन 10 दिन बाद कहीं निकलते हैं, किसी से बात करते हैं, कोई ऐसा विद्वान मिल जाता है। कभी ऐसा जरूरी नहीं कि विद्वान हम ही में से कोई है, नहीं, कभी कभी ऐसे भी विद्वान होते हैं जो अपने कार्य, किसी पर्टिकुलर कार्य में बहुत पारंगत है, वो पढ़े लिखे नहीं है और वो ऐसी बात बोल जाते हैं, तो हमारा वहां से यदि विषय परिवर्तित हो जाता है तो वहां भी अपने लिए ऑप्शन रखिए। अभी आपका कार्य क्योंकि शुरू नहीं हुआ, अपने लिए दरवाजे हर समय खुले रखिए कि हम कोई चीज ले सकें। दरवाजे को बंद करके नहीं कि मैंने तो ये चैप्टर सोच लिया, मैंने तो ये सोच लिया, अब मुझे इसके अंतर्गत ही रहना है। तो अपने लिए जब तक अभी आपके पास पूरा बंधता नहीं है, पूरा रिसर्च कार्य होता नहीं है, तो दरवाजे खोल के रखिए, जो भी जहां से भी मिले उसको पहले संग्रहित करना शुरू कर दीजिए, उसको चाहे जिस रूप में रखिए। ठीक है, फिर आज के लिए ओके मैम। फिर देखते हैं मैम से बात करके जैसा होगा। ठीक है। क्या आपकी टाइम अभी नहीं हुआ है क्या? हमें लगता है कितने बजे तक क्लास है? 4:30 तक है? नहीं मैम, 3:30 से 5 तक होना था मैम, मतलब 90 मिनट कम से कम क्लास में। हाँ, तो अभी तो 10 मिनट बचा है, मैंने सोचा 4:30 तक था। चलिए कोई नहीं, तो 10 मिनट अभी है मेरे पास। जी मैम। हाँ, 10 मिनट में हम लोग अभी आगे और बहुत सारी चीजें जान सकते हैं। जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे
कि किस प्रकार से हम लोग यदि किसी थ्योरेटिकल मैटर की चीजें उठाते हैं, जैसा अभी एक किसी बच्चे ने पूछा था, अपूर्वा ने या किसी जिसने भी पूछा हो कि यदि हम थ्योरेटिकल चीजें लेते हैं तो कैसे हम उसको उठाते हैं, कैसे रखते हैं, कैसे अपने लिए मतलब उसको रिसर्च में किस प्रकार से उसको ऐड करें कि वो हमारे लिए कारगर हो। तो हमारा मानना ये है कि जब हम कोई चीज, मान लीजिए कि हमने कोई कथा ली या कोई छंद लिया या कोई धातु लिया, कुछ भी लिया, या हम जैसे अभी स्टार्टिंग मैंने कर्नाटक संगीत से की थी, कर्नाटक संगीत का लिया या कोई पंक्ति ली, तो उस पंक्ति को कहाँ से लिया, जैसे हथवा जोरे करे विनती, ये हमने यदि उठाया कहाँ से लिया, ये छंद हमने कहीं से ये जो लोक छंद है ये कहीं से तो उठाया है मैंने, ऐसा तो नहीं कि मेरा लिखा हुआ है। तो ये जो हमने उठाया तो उसको नीचे पुट आउट करते चले कि हमने ये छंद हम यहाँ से लिया, वरिष्ठ संगठन से या काव्य सौठव से लिया जो सूरदास जी ने लिखा है, उसकी ये छंद थी, लेकिन वो किस पेज नंबर पे है, प्रथम पंक्ति में है या दूसरी पंक्ति में है, साथ में ये भी लिखते चले आप लोग। और चूंकि आप लोग संगीत के छात्र हैं तो आप लोग ये भी देखते चलिए कि उसमें कितनी मात्राएं हैं। ऐसा नहीं है कि स्वर वाले जो चीजें हैं, ताल वाले जो चीजें हैं उन्हीं में मात्राएं हैं, जो हमारे पद्य बने हैं उसमें भी मात्राएं होती हैं। तो वो यदि है, जैसे एक सिंपल सी आप ले लीजिए, ये आपकी वंदना है, सूर्य प्रकाश निराला जी की कौन सी वंदना है, वरदे वीणा वादिनी, एक ये अभी ले लीजिए, तो इसको गिन लीजिए कि ये कितने मात्रा में आ रही, वरदे वीणा वादिनी वरदे, इतना है, तो ये कितनी मात्रा में आ रही है। अवग्रह लग रहा है तो कहाँ लग रहा है, अवग्रह का क्या मूल है, कितना उसका भार है, कहाँ पे कितनी उसकी वैल्यू है। मेरे कहने का मतलब ये है कि उसका भार का मतलब कितनी वैल्यू है, और अवग्रह यदि दो अवग्रह एक में है तो ये एक मात्रे का है। ये सब कुछ उसमें लिखते चलेंगे, तब आपकी ये चीजें आपके उसमें जुड़ेंगी, आपके शोध ग्रंथ में लिखी होंगी, ताकि कहीं से यदि एग्जामिनर आपका पूछता है कि आपने ये चीजें कहाँ से उठाई, तो आप आसानी से उनको वो विवरण बता सके, वो चीजें बता सके उनको। यदि वो गद्य है तो भी, पद्य है तो भी, और यदि अलंकार छंद कुछ भी है तो भी उसको बता सके। जैसे लपट है, लपटना है, सिकुड़ है, सिकुड़ना, ये कितने मात्रा में चल रही है, अटक है, फंसना है। ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ शब्द है, ये हमारे संगीत के भी शब्द हैं। ये शब्द यदि गद्य है तो ये हम जब संगीतात्मक इसमें लेते हैं तो उसमें भी हमारा ये कारगर है, उसमें भी किस प्रकार से बैठा हुआ है। यदि हम अटक लिख रहे हैं तो फंसना कैसे लिखेंगे कि वो बराबर मात्रा में बैठे, तो कहीं ना कहीं हम उसको अवग्रह से जोड़ेंगे, कहीं ना कहीं उसमें तीव्रता बोधक ऐसा करेंगे, चाहे फंसना में करें या अटक में करें या धिरक में करें या धिरकना में करें या पकड़ में करें या पकड़ना, तो ये दोनों चीजें बैलेंस बना के रखें। ये गद्य लिखने वाले भी देखते हैं आप लोग कि वो जब लिखते हैं तो इतना बैलेंस रखते हैं कि अगली लाइन भी आप आसानी से पढ़ सके। तुलसीदास जी कोई बहुत बड़े संगीतकार नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो पंक्ति लिखी, जो दोहा लिखी या हनुमान चालीसा लिखा, उन्होंने इस प्रकार से लिखा कि आप 2 बार पढ़िए, आपको पूरी की पूरी दोहा रट जाती है, याद हो जाती है, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो बड़ा बच्चा हो जो कभी ना पढ़ा हो, और उसको 2 बार पढ़ा दीजिए। उसको इस प्रकार से बिठाया दोहे को, एक बराबर मात्रा जिसको हम लोग कहते हैं कि बराबर मात्रा में एक तरीके से तुक बिठाना जिसको कहते हैं कि यदि पहली लाइन में ऐसा शब्द है तो अगली लाइन में भी कुछ इस प्रकार से आए, तो वो कैसे उन्होंने बिठाया। ये एक आज भी बहुत बड़ा शोध का हमारा क्षेत्र है कि तुलसीदास जी उस समय में कैसे उन्होंने शब्दों को सटीक बैठाया कि वो 4 बार 2 बार पढ़ो कि पूरी हमारी जो है 40-50 लाइन की हनुमान चालीसा है वो याद हो जाती है। आज भी बच्चे बहुत सारी चीजें याद नहीं कर पाते, और वो 2 बार 4 बार में उनके जो रामायण है वो कितने लोगों को कंठस्थ है, चाहे वो सुंदरकांड के पार्ट में याद किया हो, बालकांड याद किया हो, सुंदरकांड याद किया, इस तरह करके याद किया हो, पर वो आखिर बनाया कैसे। अनगिनत दोहे हैं मैम। हाँ जी मैम, क्या ये जो रामचरितमानस लिखा इन्होंने तुलसीदास जी ने, हाँ, क्या इस पर भी मतलब शोध हो सकता है हम लोगों के माध्यम से, मतलब संगीत? वही तो हम बता रहे हैं अभी, मैंने वही से इसीलिए शुरू किया कि कैसे हमारे वो शब्द उन्होंने बताए, कैसे दोहों को उन्होंने बैठाया, कैसे बनाया,
वो इस पे आज भी शोध चल रहा है और आगे भी, तो ये आज भी हमारा चल रहा है विषय का, मतलब शोध का काम चल रहा है। तुलसीदास जी के दोहे पे, सूरदास जी के दोहे में, कबीर दास जी के दोहे पे बनारस में बहुत काम चल रहा है कि वो कैसे आखिर पंक्तियां बैठाते थे। आज कोई क्यों नहीं ऐसी पंक्तियां बना पा रहा है कि इतनी बढ़िया कबीर दास जी ने वहां पे लिख दिया कविता। बहुत सारे कबीर दास के बहुत भजन है, माटी का है कुम्हार से, या फिर सोचत का है मनुआरे, या बहुत सारे और भी बंदिश है जो कबीरदास जी ने लिखी। अभी मुझे एकदम से याद नहीं आ रही। या तुलसीदास जी ने कैसे उन्होंने शब्दों को सटीक बैठाया कि इंसान को याद होता चला गया। भजन इतनी ऐसा गाया उन्होंने, भजन ऐसे बनाए कि उसमें इतनी भाव व्यक्ति आती है। जो भी वो भाव बताना चाह रहे हैं वो यदि आप गाते हैं या बोलते हैं या सिर्फ पढ़ते हैं, जरूरी नहीं कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो गाते नहीं है, ऐसे दोहा बोल देते हैं तो वो भाव की व्यक्ति हो जाती है। आखिर उन्होंने कौन से ऐसी बात उसमें लिखी, कैसे उन्होंने शब्दों का चयन किया कि वो भाव अभिव्यक्ति इतनी खूबसूरती से हो जाती, इतनी सुंदरता से हो जाती। यदि वो उसमें उस भाव में कहना चाह रहे हैं कि कृष्ण कैसे गए तो राधा को कैसा विछोह हुआ, या बाकी गोपियों को कैसा हुआ, या उनकी माँ पिता जी को कैसा लगा, या जो भी व्यक्त करना चाह रहे हैं, या रामचंद्र जी से जब सीता बिछड़ गई, या रामचंद्र जी जब वनवास चले गए तो लोगों को कैसा महसूस हो, आखिर वो भाव व्यक्त कैसे किया उन्होंने। तो बाद में गाया होगा, लेकिन जब बनाया तो कैसे बनाया उन्होंने। या रामायण को जो वाल्मीकि जी द्वारा रचित है उसी पर उन्होंने काम किया, तुलसीदास जी ने वैसा ही उन्होंने लिखा। तो जो हमारे वाल्मीकि जी ने लिखा वो संस्कृत में लिखा, उसको हिंदी रूप दिया तुलसीदास जी ने। तो ऐसे कौन से शब्द उन्होंने बिठाए, और यदि वो शब्द बिठाए तो इतनी कैसे भाव अभिव्यक्ति उसमें हुई, ये उसमें कैसे इतनी सौंदर्यात्मकता आ गई। आप लोगों ने संगीत का सौंदर्य पढ़ा होगा अपने मास्टर में, फाइनल ईयर में, तो वो सौंदर्य कैसे आया, यही हमारे रिसर्च का विषय है, यही हमारे खोज का विषय है, और ये हमारा खोज का विषय आगे होना भी चाहिए। और इस पे आप लोग यदि सोच रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, तो इस पे अभी से लग जाइए। बिल्कुल है, इसमें बहुत मैटर है, बहुत सामग्री आपको मिलेगी, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बहुत थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा और क्या, लेकिन आपको बहुत अच्छा एक निकल के आएगा रिसर्च, बहुत अच्छा काम निकल के आएगा। जी मैम। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप जो भी कार्य करें, चाहे वो आप गद्य को पद्य में परिवर्तित कर रहे हैं, या पद्य को आप यदि उसको लिखना चाह रहे हैं, पद्य को अपने ताल बोलो और अपने छंद में, तो ऐसा लिखिए, ऐसा उसमें बनाइए कि आपकी दोनों समानता रहे। यदि कोई शब्द कम पड़ रहा है तो उसमें किस प्रकार अवग्रह बिठा लें, किस प्रकार अपने समान बोल को बिठा लें कि वो बराबर की अगली पंक्ति में आ जाए और हम उसको गा सके, बजा सके। चूंकि हम संगीत के छात्र हैं तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए, इसलिए। जी मैम। और कोई डाउट है? ठीक है फिर आज के लिए। जी ओके, ठीक है, प्रणाम मैम। खुश रहिए, बहुत आशीर्वाद। प्रणाम मैम। प्रणाम बेटा। Thank you, ma'am. Thank you for joining us. वेलकम मैम। ठीक है बेटा।